हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और घरों में सुरक्षित होंगे। और ये भी आशा करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। जिस लगन और मेहनत से आप अपनी पढ़ाई अभी जारी किए हुए हैं, पूरे साल ऐसे ही इसे जारी रखेंगे। अब चलते हैं टॉपिक की ओर। स्टूडेंट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम पोइट्री की फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ। मैंने एक वीडियो इसके बारे में पहले ही बना दी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं इसे दोबारा से बनाऊँ, क्योंकि उस वीडियो में उन्हें अच्छे से ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए इसे दोबारा से बना रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, वो ही सारी चीज़ें मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको लाइनें दिखाई दे रही है, ये सेकंड स्टैंजा की लाइनें हैं और सेकंड स्टैंजा को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसलिए एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ खास बात जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, वो उसके माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगी। अब देखिए, इन लाइनों का बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक बार अर्थ बता देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। देखिए, पहली लाइन में क्या था कि उसकी पेशेंट्स जो होंगी वो उसको अपना गुलाम नहीं बना पाएंगी। मास्टर तभी तो बनेंगे पेशेंट जब उसको दास बना लेंगी वे। और पेशेंट क्या होते हैं? हमारे प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा आदि की जो भावना होती है उसको हम पेशेंट बोलते हैं। हमारी तीव्र इच्छाएं, तीव्र भावनाएं या हमारे संवेग। दूसरी लाइन में कि आत्मा तक उसकी मरने के लिए तैयार रहती है सदाचार के लिए। वो इसका कहने का मतलब है कि वो मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरता है अपने सत्य के मार्ग पर। तीसरी लाइन की वो संसार की चिंताओं से मुक्त होता है, अर्थात सांसारिक लोभों से वो मुक्त होता है, उसे सांसारिक वस्तुओं की आकांक्षा नहीं होती है। और फोर्थ लाइन में कि उसे प्रिंस की तरह प्रेम नहीं चाहिए, अर्थात उसे बड़े लोगों का प्रेम नहीं चाहिए और मूर्ख लोगों की या छोटे लोगों की आलोचना से वो नहीं डरता है। अब इसे हम चलेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले क्या आता है? रेफरेंस आता है। जैसे हिंदी में संदर्भ आता है, ऐसे ही इंग्लिश में भी सबसे पहले जब हम एक्सप्लेनेशन करने जाते हैं, व्याख्या करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम उसका संदर्भ लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस जैसे आप हिंदी में लिखते हैं, ऐसे ही ठीक आपको इंग्लिश में भी लिखना होता है। क्या होता है रेफरेंस का मतलब? संदर्भ। संदर्भ यानी कि उसके विषय में बताना, भी जो लाइनें दी गई हैं उनके विषय में बताना कि भाई ये कहाँ से आई, इनको कहाँ से लिया गया है, किसने इनको लिखा है। ठीक है, तो उनके बारे में जो बताता है वो उसका संदर्भ होता है। लाइनों के राइटर और उसकी जो पोएम या उसका जो भी मतलब आर्टिकल, फिक्शन वगैरह जो भी हो, उसके बारे में बताने वाला जो होता है वो राइटर होता है, वो रेफरेंस होता है। अब देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले सारी चीज़ों को हिंदी में लिखा है, तब उसके बाद मैंने उन सारी चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। देखेंगे रेफरेंस, ये पंक्तियाँ सर हेनरी वॉटन द्वारा रचित कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ से ली गई है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ये पंक्तियाँ। उसके बाद वर्ब क्या है? ली गई है। और कौन सी वर्ब है? ये पैसिव वर्ब है। एक अपने आप नहीं आई पंक्तियाँ, इनको लाया गया है, ली गई है, ये अपने आप नहीं आई है। और ली गई है पहले तो वर्ब में गई है लगा, यानी कि परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का। और जब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव आएंगे, और जब उसकी पैसिव वॉइस है प्रेजेंट के परफेक्ट की तो बीन भी आएगा और थर्ड फॉर्म भी आएगी। तो ये नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। हैव बीन सिलेक्टेड, वर्ब आ गई यहाँ तक। उसके बाद क्या आता है? कहाँ से ली गई है वो लिखना है, जिससे सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब लाइनों के बारे में क्या बचा? ये जहाँ से आई है, सबसे ज़रूरी बात ये कहाँ से ली गई है? फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। यहाँ तक हो गया। अब हमारा बचा है केवल क्या? रचित किसके द्वारा? सर हेनरी वॉटन के द्वारा। कंपोज और द्वारा के लिए बाय, फिर सर हेनरी वॉटन। ये सारे नियम आपको आते हैं ग्रामर के, मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखे हैं, इसलिए ज़्यादा डीपली इनको नहीं बताऊंगी। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट पर। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? प्रसंग होता है। प्रसंग यानी कि वे जो चार लाइनें हमने पढ़ी है, कौन कौन सी है? सबसे पहले तो कि उसकी पेशेंट उसकी मास्टर नहीं होती है, उसको गुलाम नहीं बना पाती है, प्रेम ईर्ष्या से मतलब वो गलत काम नहीं करता है, उनके उनके बहकावे में उनके होने के कारण उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है।
आपको पता है कि ये सारी जो संवेग होते हैं सभी के अंदर होते हैं, प्यार की भावना भी सबके अंदर होती है, गुस्से की भावना भी होती है, ईर्ष्या की भावना भी होती है, घृणा की भावना भी होती है, लेकिन जो एक सुखी इंसान होगा वो उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, उनके कारण वो कोई गलत या अच्छा कोई भी गलत काम नहीं करता है, अच्छे काम तो करता ही है एक सुखी इंसान। और उसके बाद कि दूसरी लाइन में क्या कहा गया है कि उसे अपने इन कर्मों के लिए, मतलब जो चला है कि उनको मैं हावी नहीं होने दूंगा अपने ऊपर, उनके उनके रोकने के लिए, अपनी उन भावनाओं को रोकने के लिए, उनके कंट्रोल के लिए उसे मृत्यु तक का भी डर नहीं होता, वो डरता नहीं है, मौत से भी नहीं डरता है कि भाई अगर डर डर की भावना नहीं होगी, डर की भावना नहीं होगी तो क्या हुआ होगा, लोग उसे ये कहेंगे हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, तो वो कहेगा कि मैं मृत्यु के लिए भी तैयार हूँ, मुझे मौत का भी डर नहीं है। तीसरी लाइन में क्या था कि तीसरी लाइन में ये था कि वो संसार की चिंताओं से अपने को मुक्त रखेगा, यानी कि संसार में जो चिंता किस चीज़ की होती है कि मेरे पास भी कार हो, मेरे पास भी अच्छे कपड़े हो, मेरे पास भी बहुत सारी ज्वेलरी हो, मेरे पास भी बहुत सारे साधन हो, तो ये सारी चिंताओं से वो अपने को मुक्त रखता है, वो बहुत कम में भी संतुष्ट रहता है। चौथी लाइन क्या थी? चौथी लाइन ये थी कि वो प्रिंसली लव की अपेक्षा नहीं करता है, अर्थात वो बड़े लोगों से बिल्कुल भी बड़ाई नहीं चाहता है और छोटे लोगों की आलोचना से भी वो डरता नहीं। वल्गर ब्रीथ बताया था ना कि मूर्ख लोग, जो छोटे लोग, छोटे कौन? जिनकी सोच छोटी होती है, जिनके विचार गिरे हुए होते हैं, उनकी आलोचना से भी वो डरता नहीं है। अब ये 4 लाइनें हमें बहुत शॉर्ट में लेकिन बताना भी सारा ही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने ये कॉन्टेक्स्ट कराया है, ये जो मैंने सेकंड स्टैंजा कराया है, जो इसका कारण है कराने का, वो क्या है? वो कारण ये है कि आपको पता चल जाए जब भी हम पोएम का दूसरा, तीसरा या चौथा स्टैंजा लिखे तो हम उसमें ये लाइन ऐड कर ले कि अपने वर्णन को जारी रखते हुए, जो भी वो वर्णन कर रहा है, वर्णन ही तो हो रहा है, एक तरह से व्याख्यान कर रहा है वो, कि एक सुखी इंसान के बारे में व्याख्यान कर रहा है। व्याख्यान तो पहले से ही जारी है, पहले स्ट्रेंजर में वो तो शुरू हो चुका था, अब तो वो आगे बढ़ रहा है। या तो आप कह सकते हैं अपने व्याख्यान को जारी रखते हुए या अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए। इसको आप इंग्लिश में देख लेंगे, जारी रखने की इंग्लिश क्या होती है? जारी रखते हुए। देखिए, अब इसमें आप थोड़ा पार्टिसिपल के नियम में चले जाएंगे। अपने व्याख्यान को जारी रखते हुए ध्यान से देखेंगे, कवि सुखी मनुष्य के सुखी जीवन के लिए कुछ आवश्यक गुण बताता है। अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब ये थोड़ी ना है जारी रखना, जारी रखना वर्ब नहीं है इसमें। देखिए, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढिए कौन है। इसका सब्जेक्ट है कवि। कवि कर रहा है काम को, कवि क्या कर रहा है? गुण बता रहा है। कवि गुण बताता है, किसके गुण बताता है? एक सुखी इंसान के, ठीक है, एक सुखी इंसान के गुण बताता है। और किस लिए बताता है? एक सुखी जीवन के लिए जो आवश्यक है उनके लिए बताता है। तो ये इसमें तो वर्ब ये हो गई, गुण बताता है, तो ये क्या बचा? इतना सारा क्या बचा? ये सारा जो है इसका, ये जो यहाँ पे जारी रखते हुए, जारी रखना भी जबकि वर्ब होती है, जब हमारी मेन वर्ब कोई और है जिसको जो सबसे ज़्यादा कर्ता को प्रभावित कर रही है, वो कौन है? गुण बताना। जो दूसरी वर्ब बची, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें पार्टिसिपल में ले जाना पड़ेगा। मतलब कि इसको हमें या तो नाउन बनाना पड़ेगा या हमें इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो इस जारी रखते हुए, यानी कि जारी रखते हुए दो काम एक साथ हो रहे हैं। आया कुछ याद? जब दो काम एक साथ साथ चलते हैं वो कौन सा पार्टिसिपल होता है? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और इसलिए हम कंटिन्यू में आईएनजी लगा लेंगे, स्टार्टिंग में इसको रख देंगे, ये भी आपको पता है। पार्टिसिपल जब बनाते हैं उसको हम इस स्टार्टिंग में रख लेते हैं। अब ये पार्टिसिपल किससे संबंधित हो गया? इससे, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। कंटिन्यूइंग हिज डिस्क्रिप्शन। अब चलेंगे इस लाइन की इंग्लिश की तरफ, जो मैं पहले से ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सबसे पहले ये सब्जेक्ट आ जाएगा, कौन? कवि। क्या आएगा? कंटिन्यूइंग हिज डिस्क्रिप्शन द पोएट। अब क्या कवि क्या कर रहा है? गुण बताता है। पॉइंट्स आउट द पॉइंट्स, कुछ गुण बताता है ना, कुछ आवश्यक गुण बताता है, सॉरी, पॉइंट्स आउट बताता है, ठीक है, कुछ आवश्यक सम गुण, कुछ आवश्यक गुण, सम क्वालिटीज या सम असेंशियल क्वालिटीज। यहाँ पर असेंशियल आप लगा सकते हैं या इस असेंशियल को आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं।
सम क्वालिटीज जो असेंशियल है, असेंशियल यानी कि आवश्यक है, फॉर अ हैप्पी लाइफ यानी कि सुखी जीवन के लिए। तो यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब अगली लाइन पर चलते हैं कि कंटिन्यूइंग हिज डिस्क्रिप्शन द पोएट पॉइंट्स आउट सम क्वालिटीज एसेंशियल फॉर अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, सुखी मनुष्य के सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें सुखी मनुष्य की इंग्लिश रह गई है। वो आपको पता ही है कि सुखी जीवन के लिए यानी कि सुखी जीवन किसका होगा, सुखी मनुष्य का ही होगा। या तो आप उसे लास्ट में ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं कि कंटिन्यूइंग हिज डिस्क्रिप्शन द पोएट पॉइंट्स आउट सम एसेंशियल क्वालिटीज फॉर हैप्पी लाइफ ऑफ अ हैप्पी मैन या हैप्पी पर्सन, या हैप्पी लाइफ ऑफ अ हैप्पी पर्सन, ये लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब उन गुणों के बारे में बता रहा है कि भाई सबसे पहले तो कि कुछ गुण बताए हैं, अपने वर्णन को जारी रखते हुए कुछ क्वालिटी बताई है। अब उन क्वालिटी पर चलते हैं। ये तो लाइन आपने सारी अपने पास से जोड़ी, अभी तक आपने कुछ भी राइटर की बात नहीं बताई कि उसने उन 4 लाइनों में कौन कौन सी बात जोड़ी है। अब ये क्वालिटी पर आ जाइए कि उसमें आत्म संयम होगा, उसमें आत्म संयम होता है। किस में, एक सुखी व्यक्ति में। वो तो आपकी पहली लाइन में ये आत्मसंयमित है, उसके ऊपर वो अपनी पेशेंस को अपना मालिक नहीं बनने देता, तो ये आत्मसंयमित हुआ। हमने अपनी भाषा में कह दिया बस इसे कि क्या है, अ हैप्पी मैन या हैप्पी पर्सन हैज सेल्फ कंट्रोल। अ हैप्पी पर्सन हैज सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल। हैज मीन्स रखता है या के पास होता है, उसमें होता है। ठीक है, यहाँ पर उसमें से मतलब है एक सुखी पर्सन से, इंडिकेट कौन कर रहा है, इसे आप अगर अ हैप्पी मैन या हैप्पी पर्सन नहीं लिखना चाहते तो आप इसे ही भी लिख सकते हैं। ही हैज़ सेल्फ कंट्रोल, उसमें होता है। अगर आप यहाँ पर इसे ही लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना होगा, ही हैज़ सेल्फ कंट्रोल। और अगर आप ही नहीं लिख रहे तो आप कैसे लिख रहे हैं, अ मैं हैप्पी पर्सन हैज़ सेल्फ कंट्रोल। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि वह आत्म संयम रखता है तो भी यही मीनिंग है। इसका मीनिंग थोड़ा बदल के दे दिया है। आपको देखने में ये लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन वर्ब तो इसमें है ही नहीं कहीं भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब बनेगा, जब इसमें कोई काम होगा। काम तो इसमें हो ही नहीं रहा है, हम तो उसकी बस क्वालिटी को बता रहे हैं, काम तो उसका कुछ बता ही नहीं रहे हम। आगे, वह सांसारिक बातों में रुचि नहीं रखता। दूसरी लाइन पर आ जाएंगे। दूसरी लाइन क्या थी, उसकी आत्मा को मृत्यु का डर नहीं आता, जो मैंने लास्ट में जोड़ दी है। और तीसरी लाइन क्या थी कि वो सांसारिक जो बातें होती हैं उनमें रुचि नहीं लेता है। सांसारिक बातें, सांसारिक बातों में सांसारिक लोग भी आ गए उसके। और वे जो वे है कि राजाओं की तरह प्रेम करे और छोटे लोग की आलोचना करे तो उसका कोई डर नहीं, वो भी इसी में हमने इंक्लूड कर ली है कि वह सांसारिक बातों में रुचि नहीं रखता। ये सारी सांसारिक बातें तो हुई, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली थिंग्स, उसे मृत्यु का भी डर नहीं होता है। ये समझ आया आपको कि उसे सांसारिक बातों में रुचि नहीं होती है। जब हम रुचि नहीं होती है यानी कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमेशा ध्यान रखेंगे इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन आती है और कोई प्रीपोजिशन उसके साथ नहीं आती, इन आती है। तो रुचि नहीं रखता यानी कि उसकी रुचि नहीं है। रुचि को ये थोड़ी ना कि कोई रखने की चीज़ें रख दी उसको, ये केवल फील की जाती है, एक भावना है। यानी कि यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने में लग रहा है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि काम में नहीं जुड़ रहा है। ये कोई काम नहीं है। यहाँ पे रखता जो है, रखता केवल रुचि का होने को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। सिंपल सेंटेंस ये था कि उसकी सांसारिक बातों में भी रुचि नहीं है। इजारम का सेंटेंस है, ही इज नॉट और इंटरेस्टेड यानी कि रुचि रखता है इन वर्ल्डली केयर, सांसारिक वस्तुओं में। या ये भी हो सकता है, ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन वर्ल्डली केयर, ये भी ठीक है, या वर्ल्डली थिंग्स। उसे मृत्यु का भी डर नहीं होता है। अब देखिए, उसे डर नहीं होता, या वह बात को पहले अपने तरीके से आप कन्वर्ट कर लिया कीजिए, वह मृत्यु से भी नहीं डरता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह मृत्यु से भी नहीं डरता है। ही हैज़ नो फियर, ही हैज़ नो फियर फॉर डेथ, उसे बिल्कुल डर नहीं होता है, वो बिल्कुल डर नहीं रखता है। हैज मीन्स रखता है, उसके पास होता है, उसको होता है ना।
जब हमें किसी के पास कोई चीज़ होने का वो होता है, आभास होता है, तो उस स्थिति में चाहे पास शब्द आए, रखता शब्द आए या ना आए, हमें उसमें हैज हैव का प्रयोग करना ही होता है। ही हैज़ नो फियर, उसे बिल्कुल डर नहीं होता है। किस चीज़ का? मृत्यु का के लिए यहाँ पर आया फोर, और मृत्यु के लिए दैट, उसे मृत्यु का भी बिल्कुल डर नहीं होता है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। अब देखिए, वे 4 लाइनें वहाँ तो हमें छोटी से छोटी करके बतानी थी, जितना छोटा हम उनको एक्सप्लेन कर सकें कि भाई अगर 2 लाइनों का काम एक ही कर दे तो ज़्यादा बेटर है। वो तो होता है कॉन्टेक्स्ट, किसी बात को, राइटर की बात को बहुत छोटे में बताना, और बता भी सारी देनी है। मतलब ये ऐसे शब्दों के साथ खेलना है कि शब्द कम प्रयोग हो और उसका भाव हम सारा दे दें कि राइटर क्या कहना चाहता है। वो तो होता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। छोटे से छोटे शब्दों में बात सारी, मतलब भाव सारे हो उसके अंदर कि ये से पोएट के मन में था। लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका उल्टा होता है। जो लाइनें पोएट ने दी है, अब हम उन्हें समझाने बैठेंगे। अब आया है हमारा समझाने का काम। अब हम उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने उन 4 लाइनों को फिर से याद कर लेना है कि उसकी भावनाओं का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, उसको बिल्कुल भी मृत्यु का डर नहीं होता है, उसे सांसारिक चीज़ों से बिल्कुल कोई लोभ नहीं होता है, और उसे किसी भी बड़े आदमी की बड़ाई की अपेक्षा नहीं होती है, और ना ही उसे किसी भी छोटे या मूर्ख व्यक्ति की आलोचना का डर होता है। तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कैसे स्टार्टिंग करते हैं हम? इन लाइनों में। ये तो आप हर जगह लिखेंगे, लाइन ही तो है वे, कि जो राइटर लिख रहा है लाइन ही तो है। इन लाइनों में कवि सुखी मनुष्य के गुणों का वर्णन करता है। ये भी आपको ही पता है कि भाई वर्णन ही तो करने लग रहा है इतनी देर से, सुखी व्यक्ति के गुणों को ही तो वर्णन कर रहा है। इतनी बड़ी जो पोएम लिख रखी है उसने, तो ये लाइन तो आप ऐड करेंगे ही, आप अपने शब्दों में यही तो लिखेंगे। और कहता है, अब आगे बताएंगे क्या कहता है। और ये बात आपको हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि एक्सप्लेनेशन हमेशा क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं होती है, इनडायरेक्ट स्पीच में होती है। इनडायरेक्ट स्पीच, समझ रहे हैं आप? इनडायरेक्ट स्पीच, या रिमाइंड कराऊँ? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब हम किसी की बात को जो का त्यों ना दोहराकर अपने शब्दों में कहें। मैंने यही तो कहा आपको, यही तो बताया था एक्सप्लेनेशन में कि हम राइटर की बात को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कि ऐसे रिपीट नहीं करोगे आप राइटर की बात को, उसमें थोड़ा हेर फेर करोगे। जैसे कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया गया था, मैंने अच्छे से बताया था कि क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई ये जाकर कहने लगे कि मेरी बहन जो है आज मुझे मारेगी। अब ये बात आप किसी को बताओगे कि भाई राधा ये कह रही थी कि मेरी बहन आज मुझे मारेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बता रहा है उसकी बहन मारेगी। हमें क्या कहना था कि भाई राधा ये कह रही है कि उसकी बहन उसे मारेगी। हमें मैं का प्रयोग ना करके या मेरी का प्रयोग ना करके उसे या उसकी का प्रयोग करना था। इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम एक्सप्लेनेशन करने बैठते हैं तो उसको हम हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, क्योंकि हम राइटर या पोइट के शब्दों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं और बहुत अच्छे से सामने वाले को समझाते हैं कि राइटर या पोइट क्या कहना चाह रहा है। चलते हैं तो, कि और कहता है, क्या कहता है पोएट कि क्रोध या प्रेम उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं करते हैं, नियंत्रित नहीं करते हैं। देखो राइटर ने क्या कहा था कि वो पेशन का अधीन नहीं है, हमने उसे एक्सप्लेन कर दिया, भाषा को सरल बना दिया दूसरों के लिए कि भाई पेशन को या संवेगों को कोई समझता है कोई नहीं समझता है, तो हम क्या लिखेंगे, वो क्रोध या प्रेम उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं करते। पहली लाइन आ गई। कवि के अनुसार एक सुखी, देखो अब इस लाइन को अच्छे से समझा रहे हैं हम, है ना, कि भाई उसको क्रोध या प्रेम तो नियंत्रित नहीं करते। अब भाई एक के तो ये बात समझ में आ गया, अब एक स्टूडेंट और बैठा उसे भी तो समझाना है, उसको इस तरीके से समझ आएगा, दूसरे तरीके से उसी बात को बताते हैं। कवि के अनुसार एक सुखी मनुष्य क्रोधित हो सकता है या वह प्रेम में भी बढ़ सकता है। देखो अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वाली लाइन को हम दूसरों के लिए। कुछ जो बच्चे थोड़ा स्लो सीखते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ स्लो सीखते हैं, तो ये मानिए हम स्लो बच्चों के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन वह संतुलित व्यवहार करता है। ये एक लाइन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब दूसरी लाइन पर चलते हैं। अच्छा पहले इनकी इंग्लिश देख लीजिए।
इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट, देखिए पॉइंट्स आउट फिर से कि क्या करता है, बताता है द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति के गुणों को, एंड सेज और कहता है, क्या कहता है, दैट एंगर और लव, कि एंगर और प्यार डू नॉट कंट्रोल, नहीं नियंत्रित करते हैं, है ना। यही तो देखा था आपने अभी ऊपर, देखो नियंत्रित नहीं करते हैं, दिखाई दे रहा है सेकंड लाइन में, नियंत्रित नहीं करते, डू नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, उसको उसको कंट्रोल नहीं करते। और यहाँ पर क्या दिया था कि ये चीज़ें उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं करती। आप चाहे तो हिमसेल्फ लिख सकते हैं इंग्लिश में उसके कार्यों के लिए, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हिज एक्शंस, हिमसेल्फ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हिज एक्शंस। चलते हैं आगे, अगली लाइन को देखेंगे। कवि के अगली लाइन है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, उसको मृत्यु का भय नहीं होता है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ हैप्पी मैन, अच्छा पहले ये लाइन मैंने एक्सप्लेन नहीं की, सॉरी, ये लाइन देख लेंगे कि कवि के अनुसार क्या होता है। कवि के अनुसार एक व्यक्ति, एक सुखी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, प्रेम में भी पड़ सकता है, लेकिन वह संतुलित व्यवहार करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, राइटर के अनुसार या पोएट के अनुसार, अ हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति, मे बी एंग्री, वो क्या हो सकता है, वो क्रोधित हो सकता है, और बी इन लव, या फिर वो प्रेम में पड़ सकता है। बी मीन्स होना, इजारम भी मान सकते हैं इसको हम, इजारम की फॉर्म होते, मतलब बी की फॉर्म होते, इजारम वोजवर ये सब, है ना। या वो क्या कर सकता है, वो प्रेम में भी हो सकता है ना। वो क्या हो सकता है, वो प्रेम में भी, बी मीन्स होना होता है, वो प्रेम में भी हो सकता है, वो गुस्सा भी हो सकता है। मे मीन्स सकता, जब हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी करते हैं ना, संभावना बताई हुई है ये सारी बातें, तो वो गुस्सा भी हो सकता है, वो प्रेम में भी पड़ सकता है, लेकिन वो क्या करता है, वो संयमित व्यवहार करता है, व्यवस्थित व्यवहार करता है, संतुलित व्यवहार करता है, ये लिखा हुआ है, लेकिन वह संतुलित व्यवहार करता है। तो संतुलित व्यवहार के लिए क्या वर्ड प्रयोग हुआ है कि उसे, बट ही बिहेव, जो व्यवहार करता है, कामली यानी कि संतुलित, शांतिपूर्ण, काम मीन शांति भी तो होती है, कामली यानी कि शांतिपूर्ण व्यवहार करता है, मतलब पूरा संतुलित व्यवहार वो करता है। अगली लाइन पर चलते हैं, अगली लाइन है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता है। अब देखिए, आप किसी दूसरी लाइन पर आ गए, आप ध्यान रखेंगे, दूसरी लाइन है ना, ये दूसरी लाइन में तो था कि उसकी आत्मा तक भी मृत्यु के लिए तैयार रहती है। ये क्या होता है कि वह, उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता है। देखिए अब क्या है, इसकी भाव को समझिए, होता है को देखते ही वो काम मत कर देना कि है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने ये बात आपको बहुत अच्छे से समझाई है कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी वर्ड में जहाँ भी ता है दिखाई देता है, वे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तब बनता है अगर कार्य होगा, इसमें काम तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं किसी गुण और व्याख्यान को, कि उसके अंदर भय नहीं होता है, वह भय को नहीं रखता है, मतलब एक चीज़ उसके पास होने का यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें आभास हो रहा है कि उसके पास क्या नहीं है, भय नहीं है, होने या ना होने का पता चलता है। तो जब पास कोई चीज़ नहीं है या नहीं रखता है तो है जैव का प्रयोग, तो ही हैज़ नो फियर फॉर डेथ, या इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेथ हैज़ नो फियर फॉर हिम, कि डेथ जो है बिल्कुल भी फियर नहीं रखती है उसके लिए, कि डेथ उसके लिए बिल्कुल भी फियर नहीं रखती है, उसके लिए डेथ का कोई फियर होता नहीं है, या वो मृत्यु से बिल्कुल भी डरता नहीं है। आगे चलेंगे, आगे है, वह सदा सत्य को स्वीकार करने को तत्पर रहता है। देखिए, वह सदा, मतलब मृत्यु का डर क्यों नहीं होता है, मैंने बताई थी ना ये बात कि वह सत्य के लिए मरना भी पड़े, कोई कहेगा ना कि सच बोलेगा तो तू मर जाएगा, कि मर जाऊंगा लेकिन मैं सच से नहीं हटूंगा, उस बात को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि भाई दूसरी लाइन में उसने, जो राइटर ने ये बात कही कि आत्मा तक के लिए मृत्यु के लिए तैयार है, तो इसका सेंस क्या है, क्या कहना चाह रहा है राइटर, राइटर कहना चाह रहा है कि उसे मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है, सदा सत्य के लिए वो मरने को तत्पर है, सत्य के लिए वो मरने के लिए भी तैयार है, उसे मृत्यु का बिल्कुल डर नहीं है, सत्य को ही स्वीकार करेगा वो। तो ये दो लाइनें किसके लिए आई,
ये आई है दूसरी लाइन के लिए, ध्यान रखेंगे इस बात को। मैं उसे मृत्यु का भय नहीं होता, ये तो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया। वह सदा सत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। यहाँ आ जाएंगे अब। ही ऑलवेज रेडी, ही ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट, वह हमेशा तैयार है। ही ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार है ना। ही ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए। रेडी मीन्स होता है तैयार होना, है ना। ही इज ऑलवेज, यहाँ पर इज छूट गया है, उसे आप लिख लीजिए यहाँ पर। ही के बाद इज लिख लीजिए यहाँ पर। ही इज ऑलवेज रेडी, ही इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट, वो हमेशा तैयार है। ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बस हम क्या कि वह हमेशा तैयार है, तैयार है। इज यानी कि इज आएगा। ही इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने। देखो ना नी ने लगा, यानी कि क्या है, ये इन्फिनिटिव है। जब किसी वर्ब में शुरू लास्ट में ना नी ने लग जाते, एक वर्ब तो यहाँ पर इज ई हो गई ना, तो दो वर्ब तो आ ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, दूसरी वर्ब को हम क्या कर लेंगे, उसको हम इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, इनमें से कुछ बना देंगे। और यहाँ पर केवल ना नी ने ही साउंड आ रहा है, इसलिए हम इन्फिनिटिव या जीरंड ही बना सकते हैं, क्योंकि जीरंड में भी ना नी ने आता है। लेकिन एक्सेप्ट क्योंकि ऐसी वर्ब है जिससे पहले हम हमेशा टू लगा सकते हैं, उसका हम जीरंड फॉर्म नहीं लिख सकते, एक्सेप्टिंग फॉर्म नहीं लिख सकते यहाँ पर, है ना। तो इसको हम जीरंड नहीं बना सकते हैं, इसका जीरंड नहीं बन सकता है। एक्सपेक्टिंग अगर हम इसे कर देंगे तो ये पार्टिसिपल हो जाएगा, है ना। आगे आ जाएंगे। ही ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, किसके लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए रेडी रहता है। सत्य को स्वीकार करने के लिए वो तैयार रहता है। आगे चलेंगे, आगे है उसे सांसारिक। अब आ गए हम तीसरी लाइन पर। उसे सांसारिक वस्तुओं का आकर्षण नहीं होता है, या वह सांसारिक वस्तुओं के लिए आकर्षण नहीं रखता है। फिर से रखता है, उसके पास नहीं है ये फीलिंग आकर्षण रखने की, किसके प्रति, सांसारिक वस्तुओं के, ठीक है। या उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, कोई चीज़ होने का यहाँ पर बोध हो रहा है किसी के पास। तो ही हैज़ नो अट्रैक्शन, उसे बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है, उसे बिल्कुल भी, मतलब नो का मतलब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल न होना मतलब नहीं तो होता है नोट, उसे बिल्कुल ही नहीं है, नाम ही नहीं है उस चीज़ का, नाम मात्र को भी नहीं है, तो नो का प्रयोग हम करते हैं। ही हैज़ नो अट्रैक्शन, उसे बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। फॉर लिए, किसके, वर्ल्डली, सांसारिक, प्लेजर यानी कि आकर्षण, सांसारिक आकर्षण या वस्तुएं, इनके प्रति उसे बिल्कुल भी अट्रैक्शन, आकर्षण नहीं है। अगली लाइन पर चलते हैं। उस पर महान व्यक्तियों के प्रेम और साधारण लोगों की आलोचना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, क्योंकि वो तो सबको समझ ही आ गया। अब हम सीधे चौथी लाइन पर चले गए, वही वाली प्रिंसली लव वाली की। उस पर महान व्यक्तियों के प्रेम और छोटे व्यक्तियों या जो मूर्ख लोग हैं उनकी आलोचना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साधारण व्यक्तियों की भी आलोचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या लिख रखा है, ही डज नॉट केयर, वो परवाह नहीं करता है। प्रभाव नहीं पड़ता है तो मीन्स उसका कि वो परवाह नहीं करता है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ही डज नॉट केयर, या जैसे हम कहते हैं आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, मैं चिंता नहीं करता हूँ। तो ही डज नॉट केयर, वो चिंता नहीं करता है। अबाउट, बारे में किसके, कॉमन पीपल, सॉरी, फॉर लव फ्रॉम ग्रेट मैन, किसके बारे में चिंता नहीं है, कि लव, प्रेम के बारे में। किसके प्रेम के बारे में, जो ग्रेट मैन है उनके प्रेम के बारे में। या फिर उसे उस बात की भी चिंता नहीं, किस बात की, दूसरों से चिंता किस बात की नहीं है, क्रिटिसिज्म की चिंता नहीं है, आलोचना की चिंता नहीं है। किसकी आलोचना की, फ्रॉम कॉमन पीपल, जो साधारण लोग होते हैं उनकी, साधारण लोगों से जो आलोचना होती है, फ्रॉम मीन्स से या द्वारा, जो साधारण लोगों के द्वारा आलोचना होती है उससे भी उसे कोई इफेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो बड़े लोग जो प्रेम जताते हैं ना, लुटाते हैं कि भाई आज तो उसने, प्रधानमंत्री ने मेरे से इतने प्यार से बात की, आज तो प्रधानमंत्री ने मुझे ऐसे कहा, इससे भी उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं।
अच्छा, पहले ये बताइए, आपको समझ आ गई कि बड़े लोग और साधारण व्यक्ति। बड़े लोग से मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब बड़े पैसे वाले लोग उसको उसको अपनी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। पैसे के लोभ में या किसी भी लोभ में उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ना ही छोटे लोग उसे कि भाई रीति रिवाज से बांध कर या भाई अपने जो है भावनाओं से बांध कर उसकी आलोचना करके उसे पीछे खींच सकते हैं। वो अपने सत्य के मार्ग पर अडिग है और उस पर चलता रहेगा। अब क्या है, इस प्रकार की साधारण भावनाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस प्रकार की? साधारण लोगों की आलोचना और बड़े लोगों की प्रशंसा। इस लाइन को फिर से हमने 2 लाइन में एक्सप्लेन किया। अकेली एक लाइन ऐसी आई तीसरी जिसको आपने एक ही लाइन में एक्सप्लेन किया। आप चाहे तो उसे 2 में 3 में जितने भी करना चाहे कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। भैया आपके मन मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, क्या पता आपके मन में उससे ज़्यादा आया एक्सप्लेन करने के लिए। सबका अपना एक तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, ठीक है। इस प्रकार की साधारण भावनाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो साधारण भावनाएं है ना, साधारण लोगों की आलोचना और बड़े लोगों का प्यार, इसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। दीज कॉमन फीलिंग्स, इस प्रकार की साधारण भावनाएं या ऐसी साधारण भावनाएं, ये साधारण भावनाएं, समझ आ रहा है आपको? डू नॉट टच हिम, डू नॉट टच हिम, नहीं करती है टच उसे, मतलब नहीं छूती है, नहीं छूती है हिम उसे, उसे नहीं छूते। डू नॉट मीन्स नहीं, आप नहीं और ता की आवाज़, ता है और नहीं है ना, ता है ती है, जब डू तभी तो आता है। तो ऐसी छोटी भावनाएं, ऐसी साधारण भावनाएं उसको छूती नहीं है, उसको टच नहीं करती एट ऑल, बिल्कुल भी। एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी। अगर आपको एट ऑल प्रयोग नहीं करना था तो आप नो कर देते, यहाँ पर नोट का प्रयोग न करते। दीज कॉमन फीलिंग्स डू नो टच, या ये हो जाता है दीज कॉमन फीलिंग्स नो टच फॉर हिम। आगे आ जाएंगे अगली लाइन पर। अकॉर्डिंग टू, सॉरी, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कवि के अनुसार ऐसे ही मनुष्य का जीवन सुखी होता है। देखिए, ऐसे ही मनुष्य का जीवन सुखी होता है, तो इसकी इंग्लिश बाद में बनाएंगे। पहली बात है कि इसके अनुसार उसको हम लिखेंगे। पहले कवि के अनुसार की इंग्लिश लिखी जाएगी, क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट। उसके बाद क्या है? इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार, ऐसे ही मनुष्यों का जीवन सुखी होता है। ऐसे ही, ऐसे यानी कि इस प्रकार के, ऐसे ही लोगों का जीवन सुखी होता है। सच अमेन, इस प्रकार के व्यक्ति, सच अमेन, इस प्रकार के व्यक्ति या ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति इज श्योर, निश्चिंत होते हैं। टू बी हैप्पी, किस लिए? सुखी होने के लिए, मतलब श्योर हो जाते हैं उनके, बिल्कुल वे श्योरिटी को पा जाते हैं कि हाँ अब हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। क्योंकि दुखी क्या कर सकता है? पैसा, सामान की आकांक्षा, मैं इस चीज़ में पीछे ना रह जाऊँ, मुझे ये ना कह दे, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा, ये सब मेरी उन्नति अवनति, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर वो होता है। इसलिए उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं होता है और उसी की ज़िंदगी खुशी होती है, खुशी से बीतती है, जो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल जो है अपने को क्या कर लेता है? नियंत्रित कर लेता है। ना वो वर्ल्डली आकर्षणों के प्रति जो है आकर्षित होता है, ना उसको जो है ये प्रेम ईर्ष्या के कारण कोई गलत फैसला लिया जाता है, और अपनी सच्चाई के लिए जो मरने के लिए भी तैयार रहता है, और जो संसार के आकर्षणों से अपने को मुक्त रखता है, और बड़े आदमियों की प्रशंसा और छोटे आदमियों की आलोचना से या बुराइयों से जो डरता नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही निश्चित रूप से एक खुशहाल जिंदगी को बिताता है। किसके अनुसार? पोइट के अनुसार। ये हमने आपको बताया है, बात हमारी नहीं है, ये है ये पोइट की, बस हमने अपने शब्दों में कह दिया है इसको। पोइट की बात को आप तक पहुंचाने के लिए हम माध्यम बने हैं। उन्होंने हमें कहना एक काम दिया है कि भाई मेरी बात तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं, अब तुम समझा दो। तो हमने उस पोइट के लिए उनका काम किया है, उनकी बात को आपको समझाकर। इसी को हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।